व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट किया था कल, और कुछ टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई थी। उन टर्म्स को आपने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सीखा और बहुत अप्रिशिएट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कॉमर्स की फैमिली में बहुत सारे नए नए यंग ब्लड्स जुड़ चुके हैं, और अब इस कारवा को हम आगे लेके चलेंगे और खूब मेहनत करेंगे हमारी इन 2 साल की जर्नी। फिर उसके बाद आगे आपकी ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत कुछ हम करवाएंगे आपको। आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को और आगे बढ़ाएंगे। कुछ टर्म्स और मैं आपको सिखाऊंगा, कोशिश करूंगा चैप्टर खत्म हो जाए। नहीं हो पाया तो एक वीडियो और लगाएंगे, लेकिन बेसिक्स में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि आराम से चलना है, जल्दी नहीं करनी बेटा। जो चैप्टर जल्दी करने वाला होगा मैं जल्दी करा दूंगा, जिस पे टाइम लगाना है उस पे टाइम लगाएंगे, बट आराम से करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। थोड़ी सी टर्म्स आज और देखते हैं, चीजें आगे बढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा सबसे पहली आज की टर्म्स के साथ, जो कि है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है ना, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, तो तुम इस डेफिनेशन को मत पढ़ना, तुम मीनिंग को समझ लो। मेनली देखो, सबसे पहले रिसिप्ट्स क्या होता है। रिसिप्ट्स होता है जब आपको किसी भी सोर्स से पैसा मिलता है, दैट इज अ रिसिप्ट फॉर यू। सीधी सी बात है भैया, मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो मेरे पास रिसिप्ट है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो पैसा माल बेच के आया हो, ऐसा भी हो सकता है मैंने अपना कोई एसेट बेच दिया हो, वहाँ से आया हो, ऐसा भी हो सकता है मेरी कोई लॉटरी लग गई हो। तो रिसिप्ट तो किसी भी सोर्स से हो सकता है ना। मुझे कोई इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, कमीशन मिला, कुछ भी मिल सकता है। और ऐसा भी हो सकता है गुड्स बेचे हो, सेल्स करी हो। तो जब भी कोई आपको रिसिप्ट मिलता है तो वो 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या फिर वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब इसको हम थोड़ा सा समझने के लिए नोट को इस्तेमाल करते हैं कि या तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा या फिर वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। अब सबसे पहले ये समझो बच्चों कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं ना, वो रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग का मतलब कि आपको बिजनेस में डेली बेसिस पे बार बार होते रहेंगे। जैसे माल बेचा, सेल्स करी और पैसा आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट है, राइट। जो कैपिटल रिसिप्ट्स होते हैं वो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है कभी कभी होने वाले, जो डेली बेसिस पे नहीं होते। जैसे मैंने कोई अपनी लैंड बेच के पैसा आ गया मेरे पास, तो या तो ऐसा होगा कि भैया मेरे पास कोई रिसिप्ट आया है जो कि डेली बेसिस पे होने वाला है। डेली बेसिस पे होने वाला सर, जैसे जो आपके बिजनेस में होते रहते हैं, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, कोई रेंट आ रहा है, सेल्स हो रही है, गुड्स बिक रहे हैं, तो ये बेसिकली मेरे रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो इनको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। लेकिन अगर मैंने कोई लोन ले लिया, लोन रोज रोज तो नहीं लूंगा, मैंने कोई लैंड बेच के रिसिप्ट हो गया, मेरा कोई फर्नीचर था मैंने वो बेच दिया, मेरा कोई बिल्डिंग था मैंने वो बेच दिया, ये रोज रोज तो नहीं होगा। तो ये नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, इसीलिए इनको कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो अगर आपको कोई ये पूछ ले अब कि सर कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो हम बोलेंगे ये वो सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभी होने वाले होते हैं, और या तो ये हमारे एसेट को कम करके होते हैं या फिर ये लाइबिलिटी बढ़ती है तो होते हैं। जैसे लोन ले लिया, रिसिप्ट है, लाइबिलिटी बढ़ गई, या फिर मैंने कोई एसेट कम कर दिया तो वो हो गया। तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से होते हैं? ये वो सोर्स ऑफ रिसिप्ट्स हैं जो रेकरिंग नेचर के हैं, डेली बेसिस पे होने वाले होते हैं, बिजनेस के मेन ऑपरेशन से होते हैं। सेल ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सपेंडिचर्स। ऐसे ही खर्चे होते हैं, ऐसे ही हमारे पास बच्चों खर्चे होते हैं। ये भी वही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है। रिसिप्ट्स में क्या हुआ था? आपकी जेब में पैसा आया था। एक्सपेंडिचर में आपकी पॉकेट से पैसा जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा खर्चा है जो फिर से रेकरिंग नेचर का है, डेली बेसिस पे होने वाला है, आप कोई रेंट पे कर रहे हो, आप कोई एडवर्टीजमेंट पे कर रहे हो, आप कोई वेजेस, सैलरीज पे कर रहे हो, जो आपके नॉर्मल बिजनेस की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, फ्यूल बाय कर रहे हो, सब खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारे खर्चे रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं, डेली बेसिस पे करने पड़ते हैं और आपके बिजनेस के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऐसे खर्चों को क्या बोला जाएगा बेटा?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होंगे? फिर से ये वो एक्सपेंडिचर्स होंगे या वो आउटफ्लो ऑफ कैश होंगे जो नॉन रेकरिंग होंगे, जो रोज रोज नहीं होते। इनमें आप कोई एसेट बाय कर रहे हो, आपने कोई लैंड खरीदा, कोई बिल्डिंग खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, कोई फर्नीचर खरीदा, कोई भी इस तरीके का एक्सपेंडिचर जिसमें आपको कभी कभी करना है, जिसका बेनिफिट आपको बहुत लंबे समय के लिए मिलेगा, जो आपको कोई ना कोई एसेट बना के देंगे, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोला जाता है। ये नॉन रेकरिंग होते हैं, ये रेकरिंग होते हैं। आई गेस आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट भी शॉर्ट टर्म होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट भी लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, एक तीसरा एक्सपेंडिचर और होता है बच्चों, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? देखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो करना पड़ेगा बार बार, यानी रेकरिंग नेचर का होगा, लेकिन बेनिफिट उसका लॉन्ग टर्म होगा। बेनिफिट इसके वाला है। तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी करना भी पड़ेगा बार बार, होगा भी रेकरिंग, बट बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। सर इसका एग्जाम्पल दो ना। इसका एग्जाम्पल है बच्चों एडवर्टीजमेंट। आप जब भी कोई एडवर्टीजमेंट कराते हो तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड करती हैं और वो लंबे समय तक उनको फायदा देता है वो ऐड। तो ना तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब, डेफर्ड का क्या मतलब होता है? डेफर्ड का मतलब होता है एक्सटेंड करना, एक्सटेंडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कोई ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एक्सटेंड होता है लॉन्ग टाइम के लिए, उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आपके सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारे हो गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो, परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, ये भी समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ठीक है, अगली टर्म्स आ रही हैं। एक डिफरेंस दिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अब देखो, ये भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूँ, ऑल्दो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आप मेनली एक्विजिशन करोगे, यानी परचेज करोगे किसी एसेट का। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा के देता है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग पीरियड में बेनिफिट देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में लिखा जाता है। अब सर बैलेंस शीट क्या होती है? ये पॉइंट तुम बस अभी के लिए याद कर सकते हो, जब आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बैलेंस शीट सिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए इग्नोर कर दो। उसके बाद रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे रनिंग के लिए होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मैक्सिमम 1 साल का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको एसेट्स को चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे आपने मशीनरी खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें तेल जो डलेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये P&L अकाउंट में शो होता है। ये भी बस अगर आपको अभी से मैं ये कहूँ कि एक बार के लिए अभी आप इग्नोर करो, क्योंकि आप आगे सीखोगे कि बैलेंस शीट क्या है और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। ओके, डन सर। इसके बाद बच्चों एक्सपेंसेस क्या है? सर क्या एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस एक ही बात है? देखो, अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूँ, आम आदमी की भाषा में बोलूँ तो खर्चे ही हैं, लेकिन अकाउंटिंग ने इसको थोड़ा सा अलग डिफरेंशिएट किया है। एक्सपेंस एक छोटा टर्म है, एक्सपेंडिचर एक बड़ा टर्म है। एक्सपेंडिचर में तो सारी चीज़ें आ गई। एक्सपेंस सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है, कि अगर आप लोगों ने प्रोडक्शन और सेलिंग पे कोई खर्चे करे हैं, कि गुड्स बनाया है और गुड्स बेचे हैं। गुड्स मतलब जिसमें मैं डीलिंग करता हूँ। अगर मैं कपड़ा व्यापारी हूँ तो कपड़ा इज माई गुड। अगर मैं फर्नीचर बेचता हूँ तो फर्नीचर इज माई गुड। अगर मैं बर्तन बेचता हूँ तो यूटेंसिल इज माई गुड। तो जिस चीज़ में आप डील करते हो उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स की प्रोडक्शन में, गुड्स की सेलिंग में अगर कोई भी खर्चा आ रहा है बच्चों, तो उसको एक्सपेंस बोलना है। एक्सपेंडिचर में तो सब कुछ ही आ गया था, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सारे के सारे। वो तो एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा टर्म है। एक्सपेंस उसका एक छोटू सा बच्चा है। ठीक है, ये एक्सपेंस है। उसके बाद सर इनकम क्या होता है? इनकम किसको बोलते हैं? तो इनकम होता है बेटा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जो आपने कमाया, रेवेन्यू का मतलब जो भी आपके पास पैसा आया, माइनस कर दो जो भी आपके पास से पैसा चला गया, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज योर इनकम। सर ये तो प्रॉफिट नहीं हुआ? नहीं बच्चों, ये एक सिंगल ट्रांजेक्शन का आप निकालते हो कि एक ट्रांजेक्शन से कितना आया माइनस कितना खर्चा हुआ, जो बचा वो मेरा इनकम। अब अगर मैं टोटल रेवेन्यू कर दूं, पूरे साल के सारे रेवेन्यूज जोड़ दूं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, पूरे साल के सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट। तो दोनों में फर्क क्या है?
इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन से इनकम आएगा, टोटलिटी से प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये हमारा इनकम हो गया, इसको भी लिख लो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, ये प्रॉफिट होगा। लॉस क्या होगा? अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और प्रॉफिट कम हो गया। तो अगर आपका टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है, तो फिर उस सिनेरियो में लॉस आ जाएगा। गेन क्या होता है? गेन होता है किसी भी तरीके का कोई फ़ायदा। ठीक है, आपको बिजनेस में कोई लॉटरी लग गई या कुछ भी, मतलब गेन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट मेहनत करके कमाना पड़ेगा, गेन आपको नॉर्मली वैसे ही हो जाता है कि कोई आपने एसेट खरीदा था 1 लाख का, आज उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि वो 10-20 लाख का बिक रहा है, तो वो गेन हो रहा है। आपने मेहनत नहीं करी उसके अंदर, ऑटोमेटिकली बढ़ गई, तो वो गेन है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद बच्चों परचेज। परचेज किसको बोलते हैं? देखो परचेज बच्चों हम गुड्स के लिए यूज़ करते हैं। सर गुड्स मतलब जिस भी पर्टिकुलर चीज़ों में मैं डील करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मैं कपड़ा व्यापारी हूँ तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स है, तो अगर मैं उनको खरीदूंगा तो उसको परचेजेस बोलूँगा, अगर मैं उसको बेच रहा हूँ तो मैं उसको सेल्स बोलूँगा। इसका मतलब मैं जिस भी चीज़ में डील करता हूँ उसको अगर मैं खरीदता हूँ तो परचेजेस बोलता हूँ, बेचता हूँ तो सेल्स बोलता हूँ। ठीक है, सपोज मैं शू मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं शूज़ खरीदता हूँ और बेचता हूँ, मैन्युफैक्चरर नहीं ट्रेडर हूँ, मैं खरीद के लाता हूँ जूते और बेचता हूँ। तो अगर मैं जूते खरीद के ला रहा हूँ वो मेरे लिए परचेजेस हैं, अगर मैं उसको बेच दूंगा वो मेरे लिए सेल्स है बच्चों। अब बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हमने जो भी माल खरीदा है उसमें से कुछ डिफेक्टिव निकल गया, या रास्ते में टूट फूट गया, या जो कलर मैंने पसंद किया था वो नहीं आया, तो मुझे वापस भी करना पड़ता है। तो अगर मैं वापस करूंगा उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। जो माल खरीदा है वो सही नहीं निकला, उसको वापस करूंगा तो दैट इज परचेज रिटर्न। अब देखो गुड्स मेरे पास से बाहर जा रहे हैं, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, तो इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो या तो रिटर्न आउटवर्ड बोल देते हैं या फिर परचेज रिटर्न बोल देते हैं, जब भी परचेज गुड्स आप वापस करते हो। ठीक है, सिमिलरली जो माल मैं बेच रहा हूं उसको सेल्स बोलते हैं। कई बार बिका हुआ माल भी वापस आ जाता है, जैसे आपको अधिकार है कि आपने सामान खरीदा, सही नहीं लगा, आप वापस कर सकते हो। सिमिलरली सामने वाले को भी तो अधिकार है कि उसने अगर कुछ बेचा है, ठीक है, आपने कुछ बेचा है और सामने वाले को पसंद नहीं आया, तो वो भी तो वापस कर सकता है ना। तो इस बार आपके पास इनवर्ड सप्लाई आ रही है, बाहर से वापस आ रहा है माल, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड या फिर सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? सम कस्टमर्स माइट रिटर्न द गुड सोल्ड, दीज आर टर्म्ड एज रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। तो परचेज समझ गए, परचेज रिटर्न समझ गए, सेल समझ गए, सेल्स रिटर्न समझ गए। ओके, आगे क्या है बच्चों? गुड्स मैंने आपको बता ही दिया, वो सारी की सारी चीजें जो आपने खरीदी हैं रीसेल के लिए, तो उसको आप गुड्स बोलते हो। स्टॉक किसको बोलते हैं? अब देखो बच्चों, स्टॉक है जिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ गुड्स जो आपने रीसेलिंग के लिए लिए हैं और उसके साथ साथ जो आपके पास बचा हुआ माल भी है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 इज़ जो माल आपने खरीदा है बेचने के लिए, नंबर 2 इज़ जो आपके पास ऑलरेडी बचा हुआ है, अनसॉल्ड आपके पास बचा हुआ है। तो साल के शुरू में बच्चों देखो, आप बिजनेस चालू करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, तो अब पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर ईयर एंड हो गया? नहीं बच्चों, अकाउंट्स में ईयर दिसंबर में एंड नहीं होता, अकाउंट्स में चलता है जनवरी, फरवरी और मार्च। हमारा जो ईयर एंड होगा वो ईयर एंड होगा 31 मार्च 2025। इस ईयर को जो अप्रैल में शुरू हो और मार्च में ख़त्म हो, इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं बेटा। तो आपका जो क्लासेस चलती है ना, जो आपकी पढ़ाई होती है, वो भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है। तभी आपको बोला जाता है कि बेटा तुम सेशन 24-25 हो। 24-25 क्यों बोला जाता है? क्योंकि तुम्हारी शुरुआत अप्रैल 24 में हो रही है और तुम 12th में कब जाओगे? मार्च 25 में। समझ रहे हो? इसीलिए इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब साल के शुरू में जितना आपके पास स्टॉक था, साल के शुरू में जिससे आपका बिजनेस चालू हुआ है, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। साल के बीच में आप कई बार माल खरीदोगे, कई बार माल बेचोगे, कई बार वापस आएगा, कई बार आप वापस करोगे, तो साल के लास्ट में जो बच गया उसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हो।
तो जिस स्टॉक के साथ आप अपने साल की शुरुआत करते हो वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और जिस स्टॉक के साथ आप अपने साल की एंडिंग करते हो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सारा माल बिक जाए साल के लास्ट तक, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक हो ही ना, ऐसा भी होता है बहुत सारे बिजनेसेस के साथ। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर समझ गए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक समझ गए। स्टॉक के बाद बेटा इसका एक बड़ा भाई होता है जिसको इन्वेंट्री बोलते हैं। सर इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री स्टॉक का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये बोलता है कि इन्वेंट्री भी एक तरीके का स्टॉक ही है। आम भाषा में बोलूं तो इन्वेंट्री भी स्टॉक ही है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल। फॉर एग्जांपल मैं चीनी बनाता हूँ बेटा, तो मेरे पास रॉ मटेरियल क्या है? शुगर केन, गन्ने पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मेरे पास इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल होगा। फिर मेरे पास होगा इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो काम शुरू हो गया है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, बीच में है। जैसे शुगर केन जूस बना दिया मैंने गन्ने से, तो जो गन्ने बचे हुए हैं मेरे पास वो तो हो गया मेरा रॉ मटेरियल शुगर केन। मैंने क्या करा, अब उससे शुगर केन जूस निकाल लिया सबसे पहले, तो शुगर केन जूस जो है मेरे पास वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। फिनिश्ड गुड्स जो रेडी है मेरे पास, जो माल बन के तैयार है, वो हो गया मेरे पास रेडीमेड शुगर, जो बन के रेडी है उसका माल बच गया। और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड होता है जो कुछ आपने बाहर से खरीदा था, कुछ तो मैं बना रहा हूँ, कुछ मैंने बाहर से खरीदा था, परचेज्ड शुगर। सपोज मैं 2 ब्रांड्स बेचता हूँ, एक मेरा खुद का है, एक मैं बना बनाया लेके आता हूँ, तो इन्वेंट्री में 4 चीज़ें आ जाएंगी बच्चों। 4 चीज़ें कौन सी आ जाएंगी? सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है, प्लस इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस जो सामान बन रहा है अभी बीच में है, प्लस इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश का मतलब जो बन के रेडी है अभी बिका नहीं है, प्लस इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जो बना बनाया खरीदा था बेचने के लिए, वो भी माल बच गया। तो जितना भी माल मेरे पास रॉ मटेरियल का है, प्लस वर्क इन प्रोग्रेस का है, प्लस स्टॉक इन ट्रेड का है, प्लस फिनिश गुड्स का है, चारों को जोड़ दो तो इन्वेंट्री बनता है। तो इन्वेंट्री भी स्टॉक ही है, बस इसमें बाइफरकेशन किया गया है। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। चलो सर, ये भी हमें समझ में आ गया। इसके बाद आ रहा है बेटा हमारे पास कुछ छोटी छोटी टर्म्स और, जैसे कि डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो सर डेटर्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल्स क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्या है? देखो बहुत सिंपल है बेटा। ट्रेड रिसीवेबल्स से शुरू करो, नाम में ही है ट्रेड एंड रिसीवेबल्स। ट्रेड का मतलब बिजनेस, रिसीवेबल्स का मतलब जिनसे पैसा लेना है। तो आपके बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, उनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये कौन लोग हैं जिनसे पैसा लेना है? ये बेटा वो लोग होते हैं जिनको हमने माल उधार में बेचा है, क्योंकि बिजनेस में कैश भी चलता है, बिजनेस में क्रेडिट भी चलता है। तो क्रेडिट का मतलब उधार होता है। क्रेडिट के 2 मतलब है, एक तो अकाउंट का राइट हैंड साइड वो भी क्रेडिट है, और एक उधार, उधार को भी क्रेडिट ही बोलते हैं। तो जिन लोगों को आपने उधार में माल बेचा है उनको आप ट्रेड रिसीवेबल्स बोलते हो बेटा। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स जो हैं वो क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। या तो आपने माल बेचा है या कोई सर्विसेज दी है तो उनसे आपको पैसा लेना है, वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, अब जो ट्रेड रिसीवेबल्स है ना बेटा, इसकी 2 कैटेगरी है। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के। नंबर 1 इज डेटर, नंबर 2 इज BR, बिल्स रिसीवेबल। अब बहुत सारे बच्चे इसको डेप्टर पढ़ते हैं, तो ध्यान रखेंगे बच्चों, डेप्टर कुछ नहीं होता, दिस इज डेटर। द B वर्ड इज साइलेंट, तो आप कभी भी डेप्टर डेप्टर नहीं पढ़ोगे, दिस इज डेटर। ओके, तो डेटर कौन है? डेटर वही लोग हैं, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट वो सभी पर्सन्स या वो सारी फर्म्स जिनको हमने माल बेचा है या सर्विसेज दी हैं उधार पे, क्रेडिट पे, और पेमेंट हमें अभी नहीं मिली है, तो इसी को हम लोग डेटर बोलते हैं। सर यही तो ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब था। बिल्कुल बेटा, ट्रेड रिसीवेबल्स के ही तो 2 पार्ट हैं। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब वो सब लोग जिनसे पैसा लेना है, एक कुछ को डेटर बोलते हैं, कुछ को बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? अब देखो ये तो लोग हो गए जिनसे हमें पैसा लेना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हमें लिख के दे देते हैं कि भैया ये पैसा 2 महीने बाद ले जाना, ये पैसा 3 महीने बाद ले जाना, तो हम बोलते हैं वो डेटर नहीं है, क्योंकि डेटर तो वो है जो पता नहीं कब देगा, कोई उसका पता नहीं है, शायद कल दे दे, शायद परसों दे दे, शायद 1 महीने बाद देते। बिल रिसीवेबल ने लिख के दे दिया, एक डेट दे दी आपको कि 2 महीने बाद ले जाना, तो वो होते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स की 2 कैटेगरी हैं,
एक वो जो पता नहीं कब देंगे, इनडेफिनेट टाइम है इनके पास, एक वो जो डेफिनेट टाइम के साथ देंगे, ये होते हैं बिल्स रिसीवेबल। अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर द पर्पस फॉर द पर्सन हु ड्रॉज इट एंड गेट्स इट बैक आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ड्रॉई। एक्सेप्टेंस का मतलब मुझे आपसे पैसे लेने हैं, सपोज मैंने आपको एक बिल लिख के दिया, आपने मुझे साइन करके दिया कि हाँ ठीक है 2 महीने बाद ले लेना, लीगल डॉक्यूमेंट है बच्चों, इसको हम BR बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे ट्रेड रिसीवेबल होता है वैसे ही ट्रेड पेबल भी होता है। सर ट्रेड पेबल क्या है? ये ट्रेड पेबल का मतलब बच्चों वो लोग हैं जिनका हमें पैसा देना है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना था वैसे ही ट्रेड पेबल का पैसा देना है। सर देना है मतलब क्या? हमने इनसे उधार में माल खरीदा है। हाँ जी, ये भी 2 तरीके के हैं बेटा, क्रेडिटर और BP। ये भी 2 तरीके के हैं, क्रेडिटर्स और BP। तो ट्रेड पेबल इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर वो लोग हैं जिनका मुझे पैसा देना है, कब दूंगा मुझे नहीं पता, इनडेफिनेट पीरियड है, जब पैसा होगा दे दूंगा, तो वो मेरा क्रेडिटर है। अगर मैंने उनको लिख के दे दिया कि भैया अपना पैसा 2 महीने बाद ले लेना, साइन करके दे दिया, टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, ये मेरे लिए बिल्स पेबल हो गए। तो बिल्स पेबल क्या होते हैं? अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल पेबल फॉर द पर्पस हु एक्सेप्ट इट। वो इंसान जिसने एक्सेप्ट किया, फॉर द पर्सन ऑफ कोर्स, वो पर्सन जिसने एक्सेप्ट किया और उसने ड्रॉअर को दे दिया। ड्रॉअर कौन है? बिल लिखने वाला, ठीक है बेटा। तो ट्रेड पेबल्स में मेनली तुम क्रेडिटर याद रखो। क्रेडिटर वो है जिससे उधार में माल खरीदा है, उसका पैसा देना है। डेटर वो है जिसको उधार में माल बेचा है, उससे पैसा लेना है। डेटर क्रेडिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अपनी कॉपी में हिंदी में लिख लेना बच्चों। डेटर से पैसा लेना है, क्रेडिटर को पैसा देना है। ओके। वाउचर क्या होता है सर? वाउचर कुछ नहीं है बेटा, वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, एक प्रूफ है किसी भी ट्रांजैक्शन का, ठीक है। वाउचर के बेसिस पे ही हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। वाउचर को मैं तुम लोग को सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 8 में, हम एक सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप वाउचर को स्किप करो, फिलहाल के लिए आप वाउचर को स्किप कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है बेटा हमारे पास डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सब समझते हो, जब भी आप कोई भी माल बेचने के लिए जाते हो तो कई बार आपका कस्टमर बोलता है भैया कुछ ना कुछ ऑफ कर दो, कोई ना कोई छूट दे दो, कोई ना कोई प्राइस कम कर दो, उसको डिस्काउंट बोलते हैं। जब भी आप खरीदने के लिए जाते हो तब आप सेलर को बोलते हो, सामने वाले को, यार कुछ तो ऑफ करो, कुछ तो कम करो, कुछ तो डिस्काउंट दो। तो डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट इज ईदर एन अलाउंस, अलाउंस का मतलब बेनिफिट, ऑफर्ड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, जो सेलर है वो देता है आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस, है ना। सपोज जीन्स का MRP 1000 है, उस पर लिखा है 10% ऑफ, 100 रुपए कम हो जाएंगे, उसको डिस्काउंट बोल देते हैं। डिस्काउंट 2 तरीके के होते हैं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट MRP पे दिया जाता है, सारे कस्टमर्स को दिया जाता है कि भैया आ जाओ, सेल बढ़ाने के लिए होता है। कैश डिस्काउंट होता है सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए जो कैश का पेमेंट करेंगे इमीडिएटली। अब बिजनेस में बच्चों उधार वाले भी बहुत आते हैं। उधार वाले कौन लोग होते हैं? जो आए कि बेटा जी हम तो उधार में माल खरीदने आए हैं, पैसा देंगे 3 महीने बाद। अब अगर उधार में बेचोगे तो पैसा मरने के चांस हैं, तो हम बोलते हैं यार उधार में मत लो, हम तुम्हें और 20 रुपए कम दे देंगे, चलो 20 रुपए और कम। तो ये कौन सा डिस्काउंट है? कैश डिस्काउंट है। तो 2 डिस्काउंट हो गए, ट्रेड डिस्काउंट जो नॉर्मली आप सबको दे रहे हो सेल बढ़ाने के लिए, कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो पेमेंट कैश में करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का डिफरेंस होता है। प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब बच्चों अर्ली पेमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है रिबेट। रिबेट और डिस्काउंट में कुछ खास फर्क नहीं होता बच्चों, ये भी डिस्काउंट ही एक तरीके का, बस रिबेट जो है वो अमाउंट में होता है, डिस्काउंट परसेंटेज में होता है, बस यही बेसिक फर्क होता है। इसके बाद हमारे पास आ गया जीएसटी की बातें हम बाद में करेंगे। देन कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं, जैसे नंबर 1 एंट्री। एंट्री क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन को जब आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो उसको एंट्री बोलते हैं। ये जर्नल एंट्री में हम लोग पढ़ेंगे। एंट्री क्या है? कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा तो एंट्री है। बैड डेट्स, बैड डेट का मतलब होता है बेटा कि आपको कोई पैसा किसी डेटर से लेना था और वो लेके भाग गया, या उसको अब उसने मना कर दिया कि भैया मेरे पास तो है नहीं पैसा, वो उसका दिवाला निकल गया, राइट। उसके बाद एक भी पैसा नहीं है, वो लेके भाग गया, आपका पैसा नुकसान हो गया, उसको बोलते हैं बैड डेट। द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर, जो अमाउंट आपको अब मिलेगा नहीं, उसको बैड डेट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट, जिस इंसान का दिवाला निकल गया, जो अब पे करने की कैपेसिटी में ही नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है। सॉल्वेंट, जो इस कैपेसिटी में है कि आपका पैसा दे दे। तो सॉल्वेंट वो होता है जो आपका पैसा दे सकता है, इनसॉल्वेंट वो हो सकता है जो आपका पैसा नहीं दे पाएगा, अब खत्म है ना, उसका दिवाला निकल चुका है।
उसके बाद हमारे पास बच्चों को छोटी छोटी टर्म्स और हैं, जैसे टर्नओवर। टर्नओवर किसको बोलते हैं? सेल्स को बोलते हैं। बोलते हैं ना उस इंसान का इतना टर्नओवर है, टर्नओवर इज सेल्स। लाइफ स्टॉक क्या है? अगर कोई एनिमल्स यूज हो रहे हैं बिजनेस में, जैसे बहुत सारे बिजनेस में कैमल्स होते हैं, बफलोज होते हैं, हॉर्स होते हैं, तो अगर आपके बिजनेस में कोई एनिमल्स यूज हो रहे हैं तो उसको आप लाइफ स्टॉक बोलते हो। लास्ट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप अपना पैसा किसी बिजनेस में लगा के रखते हो या आप अपना पैसा किसी फंड में लगा के रखते हो। लोग शेयर्स खरीदते हैं, राइट। शेयर्स क्या होता है? किसी कंपनी में ही तो इन्वेस्ट करा आपने पैसा, आपने कोई भी एसेट खरीदा। तो आप जब भी कोई एसेट खरीदते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हो, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या है इन्वेस्टमेंट? द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। डिप्लॉयमेंट का मतलब ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर्स का मतलब आपने उस कंपनी का हिस्सा खरीद लिया। डिबेंचर का मतलब आपने उस कंपनी को लोन दे दिया, एक तरीके से वो आपको वापस करेगी। तो ये लोन होता है जो आपने दिया है, ये आपने ऑनरशिप खरीदी है। ओके, ये बच्चों बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो ये थी बेटा जी हमारे पास कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चैप्टर हमारा फाइनली समाप्त हो गया है। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों ही वीडियोस एक बार दोबारा से देखनी है, फर्स्ट पार्ट भी और आज वाला पार्ट भी। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझ लो और अपनी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग कर लो मेरा बच्चा। जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लोगे तो फिर हम अब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम जर्नल एंट्रीज वगैरह सीखेंगे, तो आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लग रहा है कॉमर्स में आके। इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मज़ा आएगा। एंड जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, वीडियो शेयर करते रहना। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।